सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट आहिनि जियो टीवी सदी न्यूज़ से ताल्लुक़ है फ़खर दुरानी साहब। फ़खर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। फ़खर, नून लीग ने आज से जलसा शेखुपुरा में शहबाज शरीफ ने खिताब किया, तो लग रहा है कि आज से उनको पता चला है कि इलेक्शन हो रहा है और अब कोई एक्टिविटी नजर आ रही है, वरना बीच में तो सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास ही चल रहे थे। मोहसिन साहब, मेरे लिए भी ये एक बड़ी हैरानगी की बात थी, जहां सारी सियासी जमातें, चाहे पीटीआई भी है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा, वो भी किसी ना किसी तौर पे सियासी तौर पे हलचल उनकी नजर आती थी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का आपने देखा है, सिंध में भी उन्होंने वो काफी मुतहरिक है। उसके अलावा बलूचिस्तान में भी हालिया उन्होंने दौरे किए हैं। जरदारी साहब ने भी, बल्कि यौम तासीस भी उन्होंने वहां पे क्वेटा में ही जाके वो किया। तो ये मेरे लिए एक बतौर सहाफी अचंभे की बात थी कि जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो क्यों इनएक्टिव है। ना कोई वो सियासी जलसे हो रहे हैं, ना उसके अलावा कोई अभी तक मंशूर का ऐलान किया है, ना टिकट्स का ऐलान किया गया है। तो बतौर सहाफी मैंने अपने तौर पे भी काफी सारे जो नून लीग के अपने अमायदीन हैं और जो सियासी रहनुमा है उनसे पूछा है कि इसकी आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक एक्टिव नहीं है सियासत में। तो आज जैसे अभी आपने बताया कि उनका पहला शेखुपुरा में जलसा है, तो जो रीजन मुझे जो पार्टी रहनुमाओं ने बताई वो ये कहते हैं कि जो पार्टी के अंदर टिकट्स के हवाले से उनकी काफी ज्यादा एक मसरूफियात थी, फाइनल करना था हर हलके के हवाले से, क्योंकि इनका ज्यादातर जो फोकस है वो पंजाब में ही जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, क्योंकि पंजाब में 141 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो वो अगर उस पर ही ज्यादा फोकस करें तो मेजॉरिटी, एक सिंपल मेजॉरिटी जो फोकस किया जा रहा था कि वहां से ही हासिल करके हम जो मरकज में हुकूमत बनाने के हवाले से, तो उसी में ही, क्योंकि आईपीपी के हवाले से भी इनके काफी इख्तलाफात ऐसे आ रहे थे कि जितनी सीटें आईपीपी डिमांड कर रही है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो शायद मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर अग्री नहीं हो रही। उसके अलावा जो बाकी जमातों से छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उस हवाले से भी काफी कशमकश थी। ये पार्टी जो रहनुमा है वो बताते हैं। तो जो बेसिक रीजन थी वो यही थी कि जो पार्टी टिकट्स हैं किनको दिए जाए, इसी वजह से जो पार्टी की ज्यादातर मसरूफियात रही। लेकिन वो कहते हैं कि अब आपको नजर आएंगे कि जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो जलसे भी करेगी मुख्तलिफ जो शहर है उसमें, और उसके साथ साथ जो अपना पार्टी का मंशूर है या वो भी ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पे। तो फिर ये इसका मकसद ये होगा, चलें एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, तो आप समझते हैं कि ये जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है विद इन पार्टी और विथ अलाइज, इफ अगर आईपीपी के साथ हो जाता है, तो ये क्या मैनेज कर पाएंगे और ये बड़ा स्मूथ चल जाएगा जैसे मुस्लिम लीग नून अभी चाह रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सियासी जमातें, अगर आप एलाइज के साथ कभी हुकूमत बनाए या इवन पार्टी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे भी कोई कभी 100% किसी से खुश नहीं होते। और खासतौर पे अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर ये आवाजें उठ रही हैं कि जिन जो सियासी रहनुमाओं ने पिछले जो 2016 ऑनवर्ड मुस्लिम लीग नून के हवाले से जितने भी केसेस थे या जिन हालात से वो गुजरी थी, और जिन सियासी रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी हैं जो पिछले 5-6 सालों में, प्रेफरेंस उनको दी जानी चाहिए, उनको ही फोकियत दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो लोटे हैं हर इलेक्शन से पहले जो है वो पार्टी बदलते हैं, उनको दी जाए। तो ये रेजिस्टेंस विद इन पार्टी भी मुझे नजर आती है कि जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो शायद मेजॉरिटी हासिल करने के लिए ये कोई सीट एडजस्टमेंट है या जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड होते हैं उनके साथ कोई इस तरह का मैकेनिज्म तैयार करके, ताकि जो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। तो ये रेजिस्टेंस बज़ाहिर भी नजर आती है कि जो पार्टी के जो जिन्होंने उसके लिए पार्टी के लिए दी हैं कुर्बानियां, उनके और जो नए शमूलियत वाले हैं उनमें रेजिस्टेंस का मुझे नजर आता है। कोई स्मूथ सेलिंग नहीं होगी मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी। और फिर अगर आईपीपी के साथ आप सीट एडजस्टमेंट का देखें तो वो भी जितना उनका शेयर बनता है शायद वो उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक कोई, मुझे नहीं लगता कि एक आने वाले दिनों में शायद कोई बखूबी जो सरअंजाम पाए ये जो मरहला है। फखर, रावलपिंडी डिवीजन की क्या सूरत है? क्योंकि रावलपिंडी डिवीजन में कोई हलचल हमें नजर नहीं आ रही, इन सेंस के राजा परवेज शरफ साहब ठीक है वो अपने गोजर खान के इलाके में काम कर रहे हैं, चौधरी निसार साहब की बड़ी नजरें सबकी सारे मुल्क की लगी हुई है कि क्या उनकी क्या एक्टिविटी है चकवाल में?
चौधरी निसार साहब का हाल ही में एक तो उन्होंने कोई जो वो पब्लिक रैली है या एक गैदरिंग है या जलसा है उससे खिताब किया है। मैं समझता हूं कि जो एक उनकी शुरू से ही वो एक आबाई सीट है, उससे तो वो उनकी वो पोजीशन हो सकती है, लेकिन जो इस दफा उम्मीदवार उनके बेटे हैं वो कोई इतना ज्यादा मुझे उनमें करंट नहीं नजर आया कि वो अपने वालिद की तरह जो है वो सियासत में उसी तरह नाम पैदा कर सकेंगे जैसे चौधरी निसार साहब ने खुद किया था। ओवरऑल भी देखें, अगर रावलपिंडी का देखें तो मुझे अभी तक किसी जमात की तरफ से कोई वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही रावलपिंडी डिवीजन में कि कोई जलसे हों, कोई कॉर्नर मीटिंग्स हों, कोई मुलाकातें जोड़ तोड़, वो अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। शेख रशीद का जो है वो देखा है कि एक आध दफा वो अपनी तस्वीरें जिस तरह वो सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो भी कोई कॉर्नर मीटिंग्स या उससे कोई खिताब नहीं कर रहे। शायद उनको भी कशमकश है इस हवाले से कि जो पीटीआई का एक उनको जो बैक किया जाता है या उनको सपोर्ट दी जाती है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई खुद जो जिन हालात से वो गुजर रही है, तो शेख रशीद मेरा ख्याल है वो इस कशमकश में है कि अगर पीटीआई का वो सहारा लेके कैंपेन शुरू करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद भी जैसे बाकी पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हो गए हैं तो कहीं उनका भी यही हशर ना हो। तो मैं समझता हूं कि अभी तक रावलपिंडी डिवीजन में भी कोई उस तरह का जो सियासी गर्मा गर्मी है या माहौल नजर नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए था। इलेक्शंस में आप देखें कि कितना अरसा रह गया, सिर्फ एक महीने से कुछ दिन जो है वो। और इस्लामाबाद में फखर, इस्लामाबाद में क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद में भी चिराग तले अंधेरा ही है। इस्लामाबाद में भी अभी तक चिराग तले अंधेरा है। इसी वजह से मैं सवाल पूछा कि अभी तक क्यों नहीं कोई सियासी जमात उस तरह मुतारिक हो रही। पीटीआई की तो समझ आती है कि आज जो है वो मैसिव लेवल पे जो उनके उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, लेकिन जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, वो क्यों अभी तक मुतहरिक नहीं हो रहे? ये सवाल मेरे लिए भी हैरान कुन है। शायद उसकी एक वजह जो है वो यही है कि अभी तक ये किसी को भी कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। शायद जो मुझे एक रीजन लगती है उसकी ये तमाम सियासी जमातों की इनएक्टिविटी की, वो यही लगती है कि अभी तक किसी को ये कंफर्म नहीं हो रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे। फखर, यहाँ पर सिंध में तो बड़ी गहमा गहमी और जोड़ तोड़, खास तौर पर लोकल लेवल पर बड़ा जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, आना जाना लगा। तो यहाँ इलेक्शन का माहौल एक बन रहा है, चलो जल्द से बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्शन का माहौल जरूर बन रहा है। ये हमें वहां पंजाब में वाकई भी सही बात है आपकी नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो कंफर्मेशन होगी। लेकिन पीटीआई के साथ उधर जो कुछ भी हो रहा है और जो भी सिलसिला है, लेकिन इसके बावजूद आपकी भी एक स्टोरी थी कि सबसे ज्यादा फॉर्म भी उन्होंने ही फिल किए हैं, उन्होंने ही सबमिट किए हैं। जी बिल्कुल, ये मेरी जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई। एक तो इनको ये डर है कि अगर जो मेन कैंडिडेट है अगर उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो उसका जो कवरिंग कैंडिडेट हो उसके जो कागजात जो है वो शायद मंजूर हो जाएं, या उससे भी ज्यादा। तो इन्होंने ये बैरिस्टर गौहर ने जो अभी नए चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था इसकी रीजन के 2434 से उनके उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराया। उसकी रीजन भी यही है कि अगर उनके मेन कैंडिडेट या कवरिंग कैंडिडेट के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो फिर उनके जो दीगर उम्मीदवार होंगे उनके कागजात होंगे। लेकिन आज जो ऐलानात किए हैं उनके जो टॉप जो टियर है पीटीआई की, उनके तो ज्यादातर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। और उसकी मैं समझता हूं कि ये जिस तरह पीटीआई ये कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं जो उस्मान डार की वालदा के हवाले से उनके आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। उनकी जो उस्मान डार की भाभी है वो कवरिंग कैंडिडेट थी उस्मान डार की वालदा की। इन दोनों का मैंने 2-3 दिन पहले भी ये स्टोरी की थी कि जो एतराज लगाए गए वो ये है कि उन्होंने एक प्लॉट था सियालकोट के अंदर ही वो कंसील किया है। आपको याद होगा 2016 में जो पैनामा पेपर था उसमें नवाज शरीफ को जो नायल किया गया था 621F के तहत, वो ये था कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह जो लेनी थी वो डिक्लेयर करनी थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनको नायल किया गया था। तो यही जो ग्राउंड है वो उस्मान डार की वालदा के हवाले से कि उन्होंने प्लॉट डिक्लेयर नहीं किया। अब उसमें जो उनकी भाभी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे थी, वो आपको है अंदाजा कि जो कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने जो डिपेंडेंट है यानी स्पाउस बीवी है या शोहर है उसके भी तमाम तर एसेट्स को डिक्लेयर करना होता है। तो जो उनकी भाभी थी उन्होंने उमर डार के जो ये प्लॉट उनके नाम पे भी था वो डिक्लेयर नहीं किया। तो इसी तरह के अगर तो कोई जेन्युइन रीजन के ऊपर और जेन्युइन जो एतराजात हैं उसके ऊपर कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो मैं समझता हूँ वो
कोई उस पर वो हर्ज नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर किसी पार्टी को टारगेट किया जाएगा तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, और फिर ये इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठाएंगे। इसी लिए जो है सबसे ज्यादा पीटीआई ने जो है वो कागजात नामजद दायर कराए। फखर ये बात तो दुरुस्त है कि हम लोग तो प्रो डेमोक्रेसी और प्रो पार्लियामेंट की बालादस्ती की हमेशा बात करते हैं और रहनी भी चाहिए, और इलेक्शन प्रोसेस में बिलीव करते हैं, पार्टी सारी इलेक्शन लड़े। लेकिन एक तो मामला ये है, एक तरफ ये, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी आइडेंटिफाई किया है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया का जो सिस्टम है वो वैसे का वैसे, उनमें कोई सुधार नहीं आया। वही फेक न्यूज, वही फेक खबरें, वही प्रोपेगेंडा, वही झूठी खबरें, वही जातियात के ऊपर उनके चल रहे हैं। तो इनका मकसद है इनको सुधरने का चांस नहीं है इनके सारे सोच को। बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखिए, आप अगर इमरान खान की पूरी सियासत को देख लेना तो वो जो उनका सियासी स्टाइल है वो ये है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि आप जितना ज्यादा अग्रेसिव होंगे, जितना ज्यादा आप चढ़ दौड़ेंगे किसी अपने मुखालिफ के ऊपर, उतना ज्यादा वो दबता जाएगा। वही पॉलिसी जो उनकी मेन स्ट्रीम सियासत में है, वही उनकी सोशल मीडिया के ऊपर है, वही उनकी मीडिया के हवाले से भी पॉलिसी है कि आप मीडिया को जितना दबा के रखेंगे उतना ज्यादा मीडिया आपके नीचे लग जाएगा। मैं 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो क्लिप सुन रहा था, जो एक स्पेस में पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, जो कि ज्यादातर अब यूएसए से बैठ के वो कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह सियासी जो सहाफी हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी टाइमलाइन पे जाके गालियां दी जाए, तो उसके बाद ही जाके ये आपसे दब जाएंगे। अदरवाइज ग्राउंड के ऊपर हमारी जो वो पोजीशन नहीं है जो कि पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पहले ही ये 2018 में तो सबको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जो कंधों के ऊपर चढ़ के इन्होंने हुकूमत की थी। अब जो है वो हालात उस तरह के नहीं है फेवरेबल, तो फिर उसका तोड़ इन्होंने यही निकाला है कि मुखालफिन को गालियां दी जाए, सहाफियों को गालियां दी जाए। जितना ज्यादा उनको दबाएंगे उतना ज्यादा जो है ये इनको ग्राउंड मिलेगा, और ये उन्होंने उससे नहीं सीखा। और उसमें मुझे जो अफसोस होता है कि हमारे कुछ सहाफी भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो सहाफी रोजाना की बुनियाद के ऊपर झूठी खबरें जो है वो एडिटेड वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो लगा के पीटीआई के हक में ये प्रोपेगेंडा करे और झूठी खबरें फैला रही हैं, जो कि मैं समझता हूं कि ये इस हवाले से जो तमाम सहाफी बरादरी है उसको मिलकर ये जो झूठी खबरों का है उसका तोड़ निकाला होगा, वरना ये पीटीआई जो है वो उसी तरह अपना जो प्रोपेगेंडा जारी रखेगी। फखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। नाज़रीन, फखर दुरानी सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में असांखे ज्वाइन कयो।